किस्मत के सपने। एक स्थिर इंसान किस्मत पर भरोसा करता है और एक चंचल इंसान संयोग पर। हम सबके पास सपने होते हैं। दिल की गहराई में हम सब ये मानते हैं कि हमारे पास कोई ना कोई खास तोहफा है, कोई अलग क्षमता है। हम फर्क पैदा कर सकते हैं, दूसरों के दिल छू सकते हैं और इस दुनिया को पहले से बेहतर बना सकते हैं। जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर हम सब ने अपने मन में एक तस्वीर बनाई थी कि हम कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं और उस काबिल भी हैं। लेकिन धीरे धीरे रोज़मर्रा की भागदौड़, परेशानियां और रूटीन ने उन सपनों को ढक दिया। बहुतों ने तो कोशिश करना ही छोड़ दिया। सपना धुंधला पड़ गया और उसके साथ ही अपनी किस्मत बनाने का जज्बा भी। मेरी जिंदगी की खोज यही रही है कि लोगों के सपनों को फिर से जगाना और उन्हें हकीकत में बदलना। हर इंसान के अंदर जो अपार शक्ति सोई पड़ी है, उसे जगाना। मुझे कभी नहीं भूलता वो दिन जब मुझे एहसास हुआ कि मैं सच में अपना सपना जी रहा हूँ। ये 3 मास्टर प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स, बिलीफ्स और स्ट्रैटेजी आपकी ज़िंदगी में गहरा बदलाव ला सकते हैं। आप जान पाओगे कि आपके स्टैंडर्ड्स आज कहाँ हैं और उन्हें कैसे ऊंचा करना है। आप उन बिलीफ्स को बदल पाओगे जो आपको रोक रही हैं और आपको वो स्ट्रैटेजीज मिलेंगी जो जल्दी और प्रभावी नतीजे दिलाएं। याद रखो, जानना काफ़ी नहीं है, एक्शन लेना ज़रूरी है। अगर आप मुझे इजाज़त दो तो मैं इस किताब में आपका कोच बनूंगा। कोच क्या करता है? वो आपको याद दिलाता है कि आप क्या जानते हो और फिर आपको वो करने के लिए धक्का देता है। मैं आपको 5 क्षेत्रों में मास्टरी करने के लिए गाइड करूंगा। इमोशनल मास्टरी, भावनाओं पर काबू। हमारी हर चाहत का कारण होता है हम कैसा महसूस करना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी भावनाओं को संभालना सीखते ही नहीं। इस किताब में आप सीखेंगे कौन सी भावनाएं आपको आगे बढ़ाती हैं और कौन सी रोकती हैं, और दोनों का इस्तेमाल कैसे करना है। पॉजिटिव इमोशंस को ज़रूरी रहने देने का सबसे तेज़ तरीका क्या है और नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव में कैसे बदलना है, ताकि आप जो चाहें वो पा सकें। दूसरा क्षेत्र है फिजिकल मास्टरी, यानी शारीरिक ऊर्जा और स्वास्थ्य पर काबू। अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन स्वास्थ्य नहीं तो उसका क्या फ़ायदा। आप हर दिन थके हारे उठते हो या जोश और ताकत के साथ। ये मास्टर लेसन आपको अपनी बॉडी और ऊर्जा पर कंट्रोल दिलाएगा ताकि आप अपने लक्ष्यों को सही मायनों में जी सको। तीसरा मास्टर लेसन है रिश्तों पर महारत। अपनी भावनाओं और स्वास्थ्य को संभालने के अलावा दुनिया में शायद ही कोई चीज़ इतनी ज़रूरी है जितनी कि रिश्तों को संभालना सीखना, चाहे वो रोमांटिक हों, फैमिली के, बिजनेस के या सोशल रिश्ते हों। सोचिए, कोई भी इंसान अकेले सीखकर, बढ़कर और सफल होकर कितना खुश रह सकता है। असली मज़ा तो तब है जब हम अपने साथ दूसरों को भी जोड़ते हैं। इस किताब का तीसरा सबक आपको यही सिखाएगा कि अच्छे रिश्ते कैसे बनाए जाएं। सबसे पहले खुद के साथ, फिर दूसरों के साथ। आप जानेंगे कि आपके लिए सबसे अहम क्या है, आपकी उम्मीदें क्या हैं, आप किस खेल के नियमों से जीते हैं और ये सब दूसरों के साथ कैसे जुड़ता है। जब आप इस कला में निपुण हो जाएंगे तो लोगों से दिल की गहराइयों तक जुड़ पाएंगे और बदले में आपको वो अनुभव मिलेगा जिसकी हम सबको तलाश होती है। ये एहसास कि हमने किसी और की जिंदगी में सचमुच फर्क डाला है। मेरे लिए तो सबसे बड़ा संसाधन हमेशा रिश्ते ही रहे हैं, क्योंकि ये हर ज़रूरी संसाधन का रास्ता खोल देते हैं। जब आप रिश्तों की महारत पा लेते हैं तो आपके पास असीमित संसाधन होते हैं बढ़ने और योगदान देने के लिए। चौथा है पैसों पर महारत। 60-65 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ज़्यादातर लोग या तो पूरी तरह कंगाल हो जाते हैं या फिर जिंदा ही नहीं रहते, और यही तो हम सबका सपना नहीं होता ना। असल सवाल ये है कि बिना इस विश्वास के कि आप वित्तीय समृद्धि के हकदार हैं और बिना किसी ठोस योजना के आप अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदलेंगे। इस किताब का चौथा सबक आपको यही सिखाएगा कि जिंदगी में सिर्फ किसी तरह गुजारा करने का लक्ष्य मत रखिए। आप ऐसे समाज में रहते हैं जहां सपनों को पूरा करना मुमकिन है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग हमेशा पैसों के दबाव में रहते हैं और सोचते हैं थोड़ा और पैसा आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। ये एक बड़ा भ्रम है। यकीन मानिए, जितना पैसा बढ़ेगा दबाव भी उतना ही बढ़ेगा। असली कुंजी है अपने पैसों को लेकर सोच और नज़रिए को बदलना, उसे योगदान का साधन मानना, न कि खुशी का अंतिम लक्ष्य। आप सीखेंगे कि कमी क्यों आती है, उसे कैसे बदलें और कैसे लगातार ऐसी सोच, भावनाएं और मान्यताएं विकसित करें जो समृद्धि को आकर्षित करें और उसे टिकाए रखें। फिर आप अपने सपनों को ठोस लक्ष्य में बदलेंगे और एक ऐसी जिंदगी डिजाइन करेंगे जिसमें शांति, संतुलन और भविष्य को लेकर उत्साह भरा हो। 5वां मास्टर क्षेत्र है समय पर महारत।
कोई भी महान कृति बनने में समय लेती है, लेकिन क्या हम सचमुच जानते हैं कि समय का सही इस्तेमाल कैसे करना है? यहाँ बात टाइम मैनेजमेंट की नहीं हो रही है, बल्कि समय को अपने पक्ष में मोड़ने और इस्तेमाल करने की हो रही है। इस किताब का 5वां सबक आपको सिखाएगा कि छोटी सोच और तात्कालिक सुख की चाह अक्सर लंबे समय की पीड़ा ला सकती है। आप सीखेंगे सही निर्णय लेना और धैर्य रखना, ताकि आपके विचार, आपके सपने और आपकी क्षमता पूरी तरह फल फूल सके। आप जानेंगे कैसे अपनी योजना को अमल में लाने के लिए सही नक्शा और रणनीति तैयार करें, कैसे धैर्य रखें और ज़रूरत पड़ने पर अपनी दिशा बदलते रहें। जब आप समय की महारत पालेंगे तो समझेंगे कि ज़्यादातर लोग 1 साल में जितना हासिल कर सकते हैं उसे बढ़ा चढ़ा कर आंकते हैं, लेकिन 10 साल में जितना कर सकते हैं उसे बहुत कम आंकते हैं। मैं ये सबक आपके साथ इसलिए साझा नहीं कर रहा कि मेरे पास हर सवाल का जवाब है या मेरी ज़िंदगी हमेशा आसान रही है। मैंने भी चुनौतियां झेली हैं, लेकिन हर बार मैंने कुछ सीखा, आगे बढ़ा और मजबूत हुआ। मेरे सपने आपके जैसे नहीं हो सकते, लेकिन जो सिद्धांत मैंने सीखे हैं सपनों को हकीकत में बदलने के, असंभव को संभव बनाने के, वो हर किसी के लिए काम करते हैं। ये किताब आपके लिए सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि काम में लेने के लिए है। एक एक्शन गाइड जो आपकी जिंदगी की गुणवत्ता और आनंद को बढ़ा सकती है। आपको इसमें से हर एक स्ट्रैटेजी अपनाने की जरूरत नहीं, बस जो आपको उपयोगी लगे उसे तुरंत लागू करें। अकेले भी आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, और अगर सबको मिलाकर इस्तेमाल किया तो नतीजे विस्फोटक होंगे। इस किताब में वो सारी स्ट्रैटेजीज और सिद्धांत हैं जो मैंने दुनिया के सबसे प्रभावशाली और दिलचस्प लोगों से सीखे हैं, और मेरा इरादा है कि इन्हें साझा करके आपकी पूरी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जाया जाए। जिंदगी एक तोहफा है और इसका असली मकसद है खुद को बेहतर बनाना और दूसरों के लिए कुछ छोड़ जाना। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। निर्णय, शक्ति का रास्ता। इंसान जीने के लिए पैदा हुआ है, सिर्फ जीने की तैयारी करने के लिए नहीं। दोस्त, याद है जब जिमी कार्टर अमेरिका के राष्ट्रपति थे? जब स्टार वॉर्स का दी एम्पायर स्ट्राइक्स बैक रिलीज हुआ था, योडा और पैकमैन हर जगह छाए हुए थे और ब्रुक शील्ड्स अपने कैल्विन जीन्स के लिए मशहूर थी। उसी समय ईरान में खुमैनी सत्ता में आए थे और अमेरिकी नागरिकों को बंधक बना लिया था। पोलैंड में लेक वलेसा नाम के एक इलेक्ट्रिशियन ने हिम्मत दिखाकर कम्युनिस्ट सत्ता के खिलाफ हड़ताल शुरू की थी। जब उसे काम से बाहर करने की कोशिश हुई तो वो बस दीवार कूदकर अंदर चला गया। आज कितनी ही दीवारें गिर चुकी हैं, है ना? क्या तुम्हें याद है जब खबर आई कि जॉन लेरन की हत्या हो गई, या जब माउंट सेंट हेलेंस ज्वालामुखी फटा और 150 मील का इलाका तबाह हो गया? और वही साल था जब अमेरिकी हॉकी टीम ने सोवियत यूनियन को हराकर ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। वो था साल 1980। बस 10-12 साल पहले की ही बात है। अब सोचो, उस समय तुम कहाँ थे, कैसे थे, तुम्हारे सपने क्या थे? अगर तब किसी ने तुमसे पूछा होता कि 10-15 साल बाद तुम कहाँ रहोगे, तो तुम क्या जवाब देते? और अब देखो, क्या आज तुम वहीं हो जहां तब होना चाहते थे? असल सवाल ये है कि आने वाले 10 साल तुम कैसे जीने वाले हो। आज तुम क्या कर रहे हो जिससे वो कल बन सके जिसके लिए तुम सचमुच कमिटेड हो? तुम किन बातों के लिए खड़े होगे? अभी तुम्हारे लिए क्या जरूरी है और लंबे समय में क्या जरूरी रहेगा? याद रखो, 10 साल बाद तुम जरूर वहां पहुंचोगे, लेकिन कहाँ, किस इंसान में बदल चुके होगे, कैसे जी रहे होगे, क्या योगदान दोगे, यही तय करेगा तुम्हारा आज का फैसला। मैं खुद 1980 में 19 साल का था, अकेला, परेशान, पैसों की तंगी, कोई गाइड नहीं, कोई मेंटर नहीं, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं। मोटा था, जिंदगी दिशाविहीन थी। लेकिन कुछ ही सालों में मैंने एक शक्ति खोजी, निर्णय, डिसीजन की शक्ति। उसी से मैंने अपनी सेहत सुधारी, 38 पाउंड वजन कम किया, आत्मविश्वास पाया, अपने सपनों की लड़की से शादी की और वार्षिक आय लाखों डॉलर तक पहुंच गई। एक छोटे से फ्लैट से, जहां मैं बर्तन बाथ टब में धोता था क्योंकि किचन नहीं था, मैं डेलमार कासल में रहने लगा। यानी सब कुछ बदल गया क्योंकि मैंने फैसला किया। सच ये है कि अगर हमें अपनी जिंदगी दिशा देनी है तो हमें अपने लगातार किए जाने वाले कामों पर कंट्रोल लेना होगा। जो हम कभी कभार करते हैं वो हमें नहीं गढ़ता, हमें गढ़ता है जो हम बार बार करते हैं। और उस हर काम से पहले क्या होता है? निर्णय। हर खुशी और हर दुख, तुम्हारी जिंदगी में जो भी है, सबकी जड़ एक निर्णय ही है। जिस पल तुम कोई फैसला लेते हो, उसी पल तुम्हारी किस्मत आकार लेने लगती है। पिछले 10 सालों में तुमने भी कुछ बड़े निर्णय लिए होंगे, शादी करने का, तलाक लेने का, करियर बदलने का या छोड़ने का। हो सकता है तुमने कोई किताब खरीदी, सेमिनार अटेंड किया और तुम्हारे विश्वास बदल गए। तुमने एक्सरसाइज शुरू की या छोड़ दी, धूम्रपान छोड़ा या जारी रखा।
कहीं शिफ्ट हुए या दुनिया घुमाए। सोचो, इन फैसलों ने तुम्हें आज इस जगह पहुंचाया है। बेंजामिन डिज़रेली ने कहा है, इंसान परिस्थितियों का गुलाम नहीं है, बल्कि परिस्थितियां इंसान के फैसलों के गुलाम होती हैं। असल फर्क हमारे हालात नहीं, बल्कि हमारे निर्णय करते हैं। हजारों लोग मुश्किल हालात में जन्म लेते हैं, लेकिन नए फैसले लेकर अपनी जिंदगी बदल डालते हैं। अगर हम चाहें तो हम भी उन्हीं लोगों जैसे उदाहरण बन सकते हैं। कैसे? आज ही ये तय करके कि आने वाले सालों में हम कैसे जिएंगे। फर्क ये है कि लोग अक्सर इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन कमिटेड नहीं। हाँ, अच्छा होगा अगर पैसे ज़्यादा हों। हाँ, बच्चों के साथ टाइम बिताना चाहिए। हाँ, दुनिया में बदलाव लाना चाहिए। लेकिन ये सब सिर्फ चाहते हैं, फैसले नहीं। सच्चा निर्णय वही है जहाँ कोई और विकल्प नहीं बचता। जैसे किसी ने पक्का ठान लिया, अब मैं धूम्रपान नहीं करूँगा, बस वहीं कहानी खत्म। क्या तुम सिर्फ चाहने वाले हो या फिर कमिट करने वाले? क्योंकि तुम्हारी किस्मत तुम्हारे निर्णयों में ही छिपी है। जरा सोचो, हर पल तुम्हारी जिंदगी में 3 फैसले होते हैं और वही तुम्हारी किस्मत तय करते हैं। ये 3 फैसले ये तय करते हैं कि तुम किस पर ध्यान दोगे, कैसा महसूस करोगे, क्या करोगे और आखिरकार तुम कौन बनोगे और दुनिया को क्या दोगे। अगर तुम इन 3 फैसलों को खुद संभालते नहीं, तो असल में तुम्हारी जिंदगी पर तुम्हारा कंट्रोल ही नहीं है। लेकिन जैसे ही तुम इन्हें संभालना शुरू कर देते हो, वैसे ही तुम अपनी जिंदगी को गढ़ना शुरू कर देते हो। ये 3 फैसले कौन से हैं? तुम किस पर ध्यान देते हो, तुम चीज़ों का मतलब अपने लिए क्या निकालते हो, और तुम क्या करने का फैसला करते हो ताकि मन चाहा नतीजा मिले। असल में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है या अतीत में क्या हो चुका है, वो तुम्हें परिभाषित नहीं करता। तुम्हें परिभाषित करते हैं तुम्हारे फैसले। किस पर ध्यान देना है, किसी बात का क्या मतलब बनाना है और उस पर क्या करना है। मान लो कोई और तुमसे ज़्यादा सफल है, तो समझ लो कि उसने किसी स्थिति में ये 3 फैसले तुमसे अलग तरीके से लिए हैं। जैसे एड रॉबर्ट्स ने। ज़्यादातर लोग उनकी हालत में अपनी कमज़ोरियों पर ध्यान देते, लेकिन उन्होंने ध्यान दिया कि मैं फ़र्क कैसे ला सकता हूँ। अपनी शारीरिक चुनौतियों को उन्होंने समस्या नहीं बल्कि चुनौती माना, और उन्होंने तय किया कि चाहे जो हो, मैं ऐसा काम करूंगा जिससे दूसरों की जिंदगी आसान बने। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने पूरे माहौल को बदलने का बीड़ा उठाया और शारीरिक चुनौतियों वाले लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता बेहतर करने का मिशन बना लिया। ज्यादातर लोग ये 3 फैसले जानबूझकर नहीं लेते, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। वो बस हालात के बहाव में बहते जाते हैं। मैं इसे नायाग्रा सिंड्रोम कहता हूँ। जिंदगी एक नदी जैसी है। लोग बिना सोचे समझे नदी में कूद पड़ते हैं, ये तय किए बिना कि आखिर जाना कहाँ है। फिर वो धारा में बहते जाते हैं, समय की बातें, डर, समस्याएं सबके साथ। और जब नदी 2 रास्तों में बट जाती है, तो सोचते भी नहीं कि कौन सा रास्ता लेना है, बस जैसा चल रहा है वैसा चलने दो वाले मोड में जीते हैं। पर एक दिन अचानक उन्हें एहसास होता है, तब तक देर हो चुकी होती है। वो देखते हैं कि वो नायाग्रा फॉल से बस 5 फीट दूर है और हाथ में चप्पू तक नहीं है। उस वक्त बस इतना निकलता है, अब तो गए। यानी जिंदगी की ज्यादातर मुश्किलें इसलिए आती हैं क्योंकि हमने पहले सही फैसले नहीं लिए। लेकिन रास्ता है, या तो अब तय करो कि दोनों चप्पू पानी में डालकर जमकर नई दिशा में नाव खेना शुरू कर दो, या फिर अभी से प्लान बनाओ कि तुम्हें कहाँ पहुँचना है और हर कदम पर बेहतर फैसले लो। असल में तुम्हारे दिमाग में पहले से एक फैसला लेने का सिस्टम बना हुआ है, और वो सिस्टम तुम्हारे विचारों, भावनाओं और कामों को हर पल गाइड करता है, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। लेकिन डर की बात यह है कि ये सिस्टम तुमने खुद नहीं बनाया, इसे धीरे धीरे दूसरों ने इंस्टॉल कर दिया। माँ बाप, दोस्त, टीचर, टीवी, एडवर्टाइजिंग और समाज। ये सिस्टम 5 हिस्सों से बना है। तुम्हारे गहरे विश्वास और अनकहे नियम, तुम्हारे जीवन मूल्य, तुम्हारे अनुभव और रेफरेंस, वो सवाल जो तुम बार बार खुद से पूछते हो, और तुम्हारी भावनात्मक स्थिति।
यही 5 चीजें मिलकर तुम्हें किसी काम के लिए आगे बढ़ाती हैं या रोक लेती हैं। तुम्हें भविष्य के बारे में डराती हैं या उम्मीद देती हैं। तुम्हें प्यार महसूस कराती हैं या अकेलापन, और तुम्हारी सफलता और खुशी का स्तर तय करती हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है, इनमें से किसी एक को भी बदल दो और तुरंत तुम्हारी जिंदगी बदलने लगती है। अब सोचो, अगर तुम बार बार ज्यादा खाते हो तो असली समस्या खाना नहीं है, असली समस्या तुम्हारे विश्वास और मूल्यों में है। इस किताब का मकसद यही है कि तुम्हें दिखाएं कि तुम्हारा ये सिस्टम कैसे काम करता है और कैसे छोटे छोटे बदलाव लाकर इसे अपनी इच्छाओं के साथ मिलाया जाए, ना कि अतीत की प्रोग्रामिंग से गुलाम बने रहो। निर्णय की शक्ति को साधो। हार्नेस द पावर ऑफ डिसीजन। दोस्त, अगर जिंदगी बदलनी है तो याद रखो, असली ताकत तुम्हारे निर्णयों में है। हर पल, हर दिन वही तय करते हैं कि तुम्हारी जिंदगी कैसी बनेगी। अब मैं तुम्हें 6 आसान चाबियां बताता हूं जिनसे तुम इस शक्ति को पकड़ पाओगे। 1. याद रखो, निर्णय लेना एक ऐसा टूल है जिसे तुम किसी भी पल इस्तेमाल कर सकते हो और अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हो। जैसे ही तुम कोई नया निर्णय लेते हो, उसी क्षण से तुम्हारी मंजिल भी बदल जाती है। अगर कभी लगे कि सब कुछ तुम पर हार रहा है या तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, तो बस रुककर निर्णय करो। और हाँ, असली निर्णय वही है जिसके बाद तुम नया काम शुरू करते हो। अगर काम नहीं हुआ तो असली निर्णय भी नहीं हुआ। 2. सबसे मुश्किल कदम। कुछ भी हासिल करने का सबसे कठिन हिस्सा है सच्चा कमिटमेंट करना। जब तुमने निर्णय ले लिया, उसके बाद उसे निभाना अक्सर आसान होता है। सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो क्या चाहते हैं। असफल लोग धीरे धीरे निर्णय लेते हैं और जल्दी जल्दी बदल देते हैं। नियम ये बनाओ कि जब भी निर्णय लो, उसी समय कोई एक्शन जरूर लो ताकि वो हकीकत बन सके। 3. बार बार निर्णय लो। जितने ज्यादा निर्णय लोगे उतना ही अच्छा बनते जाओगे। जैसे मांसपेशियां इस्तेमाल से मजबूत होती हैं, वैसे ही तुम्हारा डिसीजन मेकिंग मसल भी मजबूत होगा। वो निर्णय अभी लो जिन्हें तुम टालते आ रहे हो। देखना, तुम्हारी जिंदगी में तुरंत नई ऊर्जा और उत्साह आ जाएगा। 4. अपने निर्णयों से सीखो। गलतियां होंगी, ये तय है, लेकिन खुद को कोसने के बजाय सीखो। खुद से पूछो कि इसमें अच्छा क्या है, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। कई बार असफलता ही सबसे बड़ा तोहफा होती है अगर तुम उससे अगली बार बेहतर निर्णय लेना सीख लो। 5. निर्णयों पर डटे रहो, तरीके बदलो। निर्णय लेने के बाद उस पर टिके रहो, लेकिन लचीले बने रहो। लक्ष्य पर ध्यान दो, रास्तों पर नहीं। कई लोग एक ही नक्शे पर अटक जाते हैं और नए रास्ते अपनाने से डरते हैं। मत रिजिड बनो, तरीके बदलो, लेकिन मंजिल वही रखो। 6. निर्णय लेना एंजॉय करो। समझो कि किसी भी पल लिया गया निर्णय तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। अगली मुलाकात, अगली कॉल, अगली किताब, अगली यात्रा, कुछ भी वो मोड़ हो सकता है जो तुम्हारे जीवन का पासा पलट दे। जिंदगी को उम्मीद और उत्साह के साथ जीना सीखो। कुछ असली कहानियां। एक छोटे से निर्णय ने टोनी यानी लेखक को उनकी पत्नी बेकी रॉबिन्स से मिलवाया। एक निर्णय ने उन्हें अपनी पहली किताब लिखने के लिए प्रेरित किया जो अब 11 भाषाओं में है। हाँ, एक गलत निर्णय भी हुआ, गलत पार्टनर चुनना, लेकिन उस गलती से सीखकर उन्होंने कंपनी को डूबने से बचाया और भी बड़ा सफल बिजनेस खड़ा किया। सबसे बड़ी सीख, याद रखो कि तुम्हारा भविष्य यानी डेस्टिनी तुम्हारी परिस्थितियों यानी कंडीशन से नहीं, बल्कि तुम्हारे निर्णयों यानी डिसीजन से तय होता है। अगर तुम वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो अभी एक आसान और एक मुश्किल निर्णय लो और तुरंत उस पर पहला कदम उठाओ। यही तुम्हें वो ताकत देगा जिससे पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। जिंदगी का सच, मानव आत्मा अजेय है। अगर तुमने ठान लिया है तो कोई दीवार, कोई रुकावट तुम्हें रोक नहीं सकती। बस निर्णय करो, डटे रहो और लचीले बनो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। वो ताकत जो आपकी जिंदगी को आकार देती है। इंसान थोड़ी थोड़ी देर के लिए तर्क से जीते हैं, लेकिन असली हुकूमत तो उनके जज्बात और जुनून यानी पैशन की होती है। सर थॉमस ब्राउन। एक औरत करीब आधे घंटे से जॉगिंग कर रही थी। अचानक दर्जन भर लड़के उसकी तरफ दौड़े। इससे पहले कि वो समझ पाती क्या हो रहा है, उन्होंने उस पर हमला कर दिया। उसे झाड़ियों में खींच लिया और लोहे के रॉड से पीटना शुरू कर दिया। एक लड़का उसके चेहरे पर बार बार लात मारता रहा जब तक कि खून बहने ना लगा। फिर उन्होंने उसका बलात्कार किया और उसे मरा हुआ समझकर वहीं छोड़ दिया। ये घटना कुछ साल पहले न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में हुई थी। मैं उसी रात न्यूयॉर्क में था। इस वारदात की बर्बरता ने मुझे झकझोर दिया।
लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि ये कांड किन लोगों ने किया था। वो कोई अपराधी पृष्ठभूमि वाले लड़के नहीं थे, बल्कि 14 से 17 साल के पढ़े लिखे बच्चे थे। प्राइवेट स्कूल्स के स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स खेलने वाले, म्यूजिक सीखने वाले। ना तो उन्होंने ड्रग्स लिए थे और ना ही ये कोई नस्ल भेदी यानी रेशियल हमला था। उन्होंने एक 28 साल की औरत पर हमला सिर्फ मजे के लिए किया था। इसे उन्होंने एक नाम भी दिया था, वाइल्डिंग। अब जरा सोचिए, इसी समय वॉशिंगटन डीसी में एक और घटना हुई। एक विमान बर्फीले तूफान में उड़ान भरते ही क्रैश हो गया और पोटोमैक ब्रिज से टकरा गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। रेस्क्यू टीम लोगों को बचाने में जुट गई। इस दौरान एक आदमी बार बार अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों को बचाता रहा। वो हर बार लाइफ जैकेट दूसरों को देता और खुद पीछे हट जाता। कई लोगों की जान बची, लेकिन आखिर में वो खुद डूब गया। उसने अजनबियों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। अब सवाल यह है कि एक इंसान जो अच्छे घर का लड़का है इतना बेरहम कैसे हो सकता है, और दूसरा इंसान अजनबियों के लिए अपनी जान तक कुर्बान कैसे कर देता है? कौन सी ताकत हमें हीरो या विलन, अपराधी या योगदानकर्ता बनाती है? मैंने जिंदगी भर इन सवालों का जवाब खोजने की कोशिश की है और मुझे एक बात साफ समझ आई है। इंसान कोई रैंडम काम नहीं करता। हर काम के पीछे एक वजह होती है, और वो वजह है पेन यानी दर्द और प्लेजर यानी सुख। आप और मैं, हम जो भी करते हैं वो या तो दर्द से बचने के लिए होता है या फिर सुख पाने के लिए। लेकिन दिक्कत यह है कि लोग अक्सर अपनी आदतें बदलना चाहते हैं पर बदल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो नतीजा यानी बिहेवियर बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कारण यानी पेन प्लेजर की लिंकिंग को नहीं समझते। अगर आप दर्द और सुख की ताकत को समझकर सही दिशा में इस्तेमाल करें तो आप अपनी जिंदगी में बड़े और स्थायी बदलाव ला सकते हैं, वरना ये ताकत आपको मशीन या जानवर की तरह चला रही होती है। सोचिए, आप कई बार टालमटोल क्यों करते हैं? क्योंकि उस वक्त आपको लगता है कि ये काम करना ज्यादा दर्द देगा बजाय इसे टालने के। लेकिन जैसे ही टालते टालते वो काम भारी पड़ने लगता है, अचानक करना ही पड़ता है। यानी आपने पेन प्लेजर की सेटिंग बदल दी। यही वजह है कि लोग अपने सपनों का बिजनेस शुरू नहीं करते, अपने सपनों का रिश्ता नहीं बनाते या डाइट पर नहीं टिक पाते, क्योंकि उस समय रिस्क या फेलियर का डर यानी पेन उनसे ज्यादा बड़ा लगता है बनिस्बत सफलता और सुख के। हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग खोने के डर यानी फियर ऑफ लॉस से ज्यादा चलाए जाते हैं, ना कि पाने की इच्छा यानी डिजायर ऑफ गेन से। एंथनी रॉबिन्स कहते हैं, सफलता का राज ये है कि आप दर्द और सुख को खुद इस्तेमाल करें बजाय इसके कि दर्द और सुख आपको इस्तेमाल करें। मतलब अगर आपने खुद कंट्रोल लिया तो जिंदगी आपकी होगी, वरना जिंदगी आपको कंट्रोल करेगी। जब तक इंसान दर्द की थ्रेशोल्ड यानी सीमा तक नहीं पहुंचता, तब तक वो बदलाव नहीं करता। जैसे जब कोई जहरीला रिश्ता इतना दर्द दे कि आप कह दें बस अब और नहीं, तब जाकर असली बदलाव होता है। यही सिद्धांत हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर हर जगह लागू होता है। अब सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप और मदर टेरेसा दोनों को एक ही ताकत चला रही है, दर्द और सुख। फर्क सिर्फ इतना है कि ट्रंप सुख जोड़ते हैं संपत्ति, सबसे बड़े खिलौने, डील्स से, और दर्द जोड़ते हैं हारने से। जबकि मदर टेरेसा सुख जोड़ती थीं दूसरों की मदद करने से और दर्द जोड़ती थीं दूसरों का कष्ट देखने से। यानी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक ये है, आपने किस चीज को दर्द और किस चीज को सुख से जोड़ा है, वही आपकी किस्मत तय करता है। मैंने अपने लक्ष्यों को कैप्टन जॉन को समझाया। उन्होंने मेरे बच्चों के लिए एक ऐसा दौरा तय किया जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे, एक ऐसा अनुभव जिससे वो साफ देख पाए कि ड्रग्स इंसान की आत्मा के साथ क्या करते हैं। ये सफ़र शुरू हुआ एक गंदी, चूहे भरी, सड़ती हुई बिल्डिंग से। जैसे ही हम अंदर गए, मेरे बच्चों को जबरदस्त बदबू ने घेर लिया। पेशाब से भीगे फर्श की गंध, नशेड़ी लोग सामने ही इंजेक्शन लगा रहे थे, छोटे बच्चे पैसे के लिए गंदी हरकतें करने पर मजबूर थे, और इधर उधर भूखे रोते हुए मासूम बच्चे थे। उस पल मेरे बच्चों ने एक चीज समझ ली, ड्रग्स का मतलब सिर्फ मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक बर्बादी है। ये घटना 4.5 साल पहले की है। आज तक उन्होंने कई बार ड्रग्स देखे, लेकिन कभी छुआ तक नहीं, क्योंकि उस दिन उनके दिमाग में दर्द और ड्रग्स की कड़ी जुड़ गई। यही उनकी किस्मत बदलने वाला अनुभव था। मार्कस ऑरेलियस का कहना है, अगर किसी बाहरी चीज से तुम्हें तकलीफ हो रही है
तो असली दर्द उस चीज में नहीं है, बल्कि तुम्हारी सोच में है। और सोच बदलने की ताकत तुम्हारे पास हमेशा रहती है। हम इंसान दुनिया में सबसे खास हैं, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ घटनाएं मायने नहीं रखती, बल्कि हम उन घटनाओं को कैसे समझते हैं वो हमारी जिंदगी तय करता है। यही वजह है कि इंसान दर्द को सुख में और सुख को दर्द में बदल सकता है। जैसे जेल में भूख हड़ताल करने वाला इंसान, वो 30 दिन तक भूखा रहता है, शरीर दर्द में होता है, लेकिन दिमाग को इस बात से सुकून मिलता है कि दुनिया उसके मुद्दे पर ध्यान दे रही है। या फिर जिम जाने वाले लोग, जहां हम सोचते हैं कि वर्कआउट दर्द देता है, वहीं वो उसी दर्द को मजा मान लेते हैं, क्योंकि ये उन्हें ताकत और अच्छा शरीर देता है। असल में हमारी हर आदत और हर फैसला दर्द और सुख की एसोसिएशन यानी लिंक से चलता है। अगर हम किसी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो हमें उस आदत से दर्द जोड़ना होगा और नई आदत से सुख जोड़ना होगा। इसीलिए कोई स्मोकिंग छोड़ देता है एक ही दिन में, जब उसे ये समझ आ जाता है कि सिगरेट उसके लिए जहर है और छोड़ना ही असली राहत है। लेकिन ध्यान रहे, अगर हम अपनी सोच को खुद कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। एडवर्टाइजमेंट कंपनियां यही करती हैं। वो हमारे दिमाग में प्रोडक्ट को सुख से जोड़ देती हैं। हमें लगता है कि अगर ये खरीदा तो मैं खुश हो जाऊंगा, कूल लगूंगा, आकर्षक बनूंगा। राजनीति में भी यही होता है। चुनाव प्रचार में नेता अपने विरोधियों से दर्द और खुद से सुख जोड़ने की कोशिश करते हैं, और लोग अनजाने में उसी आधार पर फैसले लेते हैं। तो असली ताकत आपके हाथ में है। आप चाहें तो अपनी बुरी आदतों से इतना दर्द जोड़ सकते हो कि उन्हें देखना भी बर्दाश्त न हो, और अच्छी आदतों से इतना सुख जोड़ सकते हो कि वो आपकी नई पहचान बन जाए। पहला कदम है जागरूक होना, समझना कि हर पल हमारे दिमाग में दर्द और सुख की ये कड़ियां बन रही हैं, और जो इन्हें कंट्रोल करता है वही अपनी जिंदगी कंट्रोल करता है। मैं मानता हूं कि अगर किसी सुख से आगे चलकर बड़ा दुख मिलने वाला है तो उस सुख से बचना चाहिए, और अगर कोई दुख हमें आगे चलकर बड़ा सुख देने वाला है तो उस दुख को अपनाना चाहिए। मिशेल डे मोंटेन। अब समस्या क्या है? ज्यादातर लोग अपने फैसले इस आधार पर लेते हैं कि अभी क्या अच्छा लगेगा या अभी क्या बुरा लगेगा, यानी कि सब शॉर्ट टर्म में सोचते हैं। लेकिन जिंदगी में जिन चीजों की हमें असली वैल्यू है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, रिश्ते हो, पैसा हो या आत्मविश्वास, उन सबको पाने के लिए हमें थोड़े समय का दर्द सहना पड़ता है, ताकि लंबे समय की खुशी मिल सके। मतलब क्या है? आपको कुछ वक्त के लिए डर और प्रलोभन को किनारे रखना होगा और ध्यान रखना होगा कि आपके वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं। याद रखिए, हमें चलाता असली दर्द या सुख नहीं होता, बल्कि हमारा विश्वास होता है। हमें लगता है कि भला काम करने से दर्द होगा तो हम उससे बचते हैं, और अगर लगता है कि कोई काम करने से सुख मिलेगा तो हम उसकी ओर खिंच जाते हैं। यानी हम असलियत से नहीं, बल्कि अपनी सोच और परसेप्शन से कंट्रोल होते हैं। ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म सुख के पीछे भागते हैं और इसी चक्कर में अपने लिए लॉन्ग टर्म दुख बना लेते हैं। एक आसान उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई अपना वजन घटाना चाहता है। उसके पास ढेरों कारण हैं। ज्यादा हेल्दी लगेगा, ज्यादा एनर्जेटिक होगा, कपड़े अच्छे फिट होंगे, दूसरों के सामने कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ वजन घटाने के खिलाफ भी कारण है। डाइट करनी पड़ेगी, भूख लगेगी, मनपसंद चीजें छोड़नी पड़ेंगी, और चलो हॉलीडेज के बाद शुरू करेंगे। अब सोचिए, जब ये तर्क आमने सामने रखे जाते हैं तो ज्यादातर लोग किस तरफ झुकते हैं? वही आसान रास्ता, डाइट टाल देना। नतीजा क्या? अभी तो उन्हें आलू के चिप्स खाकर एक छोटा सा सुख मिल जाता है, लेकिन लंबे समय में उनकी हेल्थ बिगड़ती जाती है और खुद से नफरत बढ़ती जाती है। सच यही है, कोई भी चीज जिसकी जिंदगी में असली वैल्यू है, उसके लिए आपको शॉर्ट टर्म दर्द तोड़कर निकलना ही पड़ेगा। अच्छी बॉडी चाहिए तो वर्कआउट का दर्द झेलना पड़ेगा। बिजनेस में सफल होना है तो मेहनत, रिस्क और अनुशासन का दर्द झेलना पड़ेगा। रिश्तों को अच्छा बनाना है तो ईगो छोड़ना और बातचीत का डर झेलना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या है? फैसला करना कि हाँ, मैं ये शॉर्ट टर्म दर्द झेलने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसका फल लंबे समय में मिलेगा। और जब आप बार बार ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे वही काम दर्द नहीं बल्कि सुख देने लगते हैं।
मतलब साफ है, जिंदगी में हमें असली कंट्रोल तभी मिलेगा जब हम अपने दिमाग को ये सिखाएं कि दर्द और सुख को सही चीजों से जोड़ें। अगर हम केवल शॉर्ट टर्म से भागते रहेंगे तो लंबे समय तक दुख पाते रहेंगे। विश्वास प्रणाली, बिलीफ सिस्टम्स, रचने की शक्ति और नष्ट करने की शक्ति। हम जो सोचते हैं उसके पीछे हमारी मान्यताएं छुपी होती हैं, जैसे हमारी आत्मा पर चढ़ा हुआ एक पर्दा। एंटोनियो मचाडो। सोचिए, एक आदमी बहुत कड़वा और क्रूर था, शराब और नशे का आदी, जिसने कई बार खुदकुशी की कोशिश की। आज वो उम्र कैद की सजा काट रहा है क्योंकि उसने एक शराब की दुकान के कैशियर की हत्या कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसके रास्ते में आ गया था। उसके 2 बेटे थे, जिनका जन्म सिर्फ 11 महीने के अंतर में हुआ। एक बेटा बिल्कुल अपने बाप जैसा निकला, नशे का आदी, चोरी डकैती और धमकी देकर जीने वाला, और आखिरकार हत्या की कोशिश में जेल चला गया। लेकिन दूसरा बेटा, उसकी कहानी बिल्कुल उलट है। वो 3 बच्चों का अच्छा पिता है, अपनी शादीशुदा जिंदगी का मजा ले रहा है, नौकरी में एक बड़ी कंपनी का रीजनल मैनेजर है, फिट है और नशे से दूर है। अब सवाल उठता है कि एक ही माहौल में पले बढ़े दोनों बेटे इतने अलग कैसे निकले। दोनों से अलग अलग पूछा गया, तुम्हारी जिंदगी ऐसी क्यों बनी? और हैरानी की बात यह है कि दोनों का जवाब बिल्कुल एक जैसा था। और क्या बन सकता था जब बाप ऐसा था? यानी एक ही घटना को दोनों ने अलग अलग मतलब दिया। असल फर्क घटनाओं में नहीं, विश्वासों में है। जिंदगी की घटनाएं हमें नहीं गढ़ती, बल्कि हम उनके बारे में क्या मानते हैं वही हमें गढ़ता है। मान लीजिए 2 सैनिक वियतनाम में घायल होकर दुश्मन की जेल में कैद हो गए। दोनों को जंजीरों से बांधा गया, लगातार पीटा गया और यातनाएं दी गईं। हालात दोनों के लिए एक जैसे थे, लेकिन एक सैनिक ने तय कर लिया कि अब जिंदगी खत्म हो चुकी है और उसने आत्महत्या कर ली। दूसरा सैनिक उन्हीं यातनाओं से और मजबूत हुआ। उसने इंसानियत और भगवान पर और गहरी आस्था बना ली। वही सैनिक बाद में दुनिया भर में घूमकर लोगों को इंसानी आत्मा की ताकत समझाता रहा। यानी घटनाएं नहीं, हमारा नजरिया तय करता है कि हम टूटेंगे या और मजबूत बनेंगे। उम्र और विश्वास। 2 महिलाएं 70 साल की हुईं। एक ने सोचा, अब तो जिंदगी खत्म हो रही है, शरीर जवाब देने वाला है। दूसरी ने सोचा, उम्र तो बस एक संख्या है, असली फर्क तो मेरे विश्वास पर है। उसने 70 की उम्र में पहाड़ चढ़ना शुरू किया। अगले 25 साल में उसने दुनिया की ऊंचाई वाली चोटियां फतेह की। 90 साल की उम्र में भी वो माउंट फुजी पर चढ़ने वाली सबसे बुजुर्ग औरत बनी। विश्वास क्या करते हैं? हमारे विश्वास हमें या तो ऊंचाइयों तक ले जाते हैं या बर्बादी की ओर धकेल देते हैं। यही फर्क मोजार्ट और मैनसन में है। यही फर्क एक ही इंसान को हीरो या चुपचाप दुख सहने वाला बना देता है। हर पल हमारा दिमाग यही पूछता है, इसमें दर्द है या सुख? मुझे दर्द से बचने और सुख पाने के लिए क्या करना चाहिए? और इन दोनों सवालों के जवाब हमेशा हमारे विश्वास तय करते हैं। विश्वास कैसे बनते हैं? विश्वास दरअसल हमारे अनुभवों के सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशंस होते हैं। जैसे आप दरवाजा देखते हैं, नया हो या पुराना, आपको भरोसा होता है कि हैंडल घुमाने से खुलेगा। क्यों? क्योंकि पहले के अनुभवों ने एक विश्वास बना दिया। लेकिन कभी-कभी यही सामान्यीकरण हमें सीमित यानी लिमिटिंग बिलीफ्स दे देते हैं। कुछ बार कोशिश करके असफल हुए तो मैं निकम्मा हूं। रिश्तों में गलती हुई तो मैं हमेशा खुद को बर्बाद करता हूं। स्कूल में धीमे सीखे तो मैं सीखने में कमजोर हूं। ये सब हमारे विश्वास हैं, सच्चाई नहीं। विश्वास यानी सर्टेनिटी। कोई भी विचार यानी आइडिया तब तक विश्वास यानी बिलीफ नहीं बनता जब तक उसमें साक्ष्य यानी लेग्स ऑफ रेफरेंसेस ना जुड़ जाएं। उदाहरण, अगर आप सोचते हैं कि मैं आकर्षक हूं, तो वो विश्वास तभी पक्का होगा जब आपके पास अनुभव या सबूत हो, लोगों की तारीफ, दर्पण में खुद को देखना, तुलना इत्यादि। यानी विचार प्लस अनुभव या कल्पना इक्वल टू विश्वास। गलत और सही विश्वास। असल बात ये नहीं है कि कौन सा विश्वास सच्चा है। असली सवाल ये है कि कौन सा विश्वास आपको ताकत देता है और कौन सा कमजोर। बड़ी उपलब्धियां और विश्वास। बिल गेट्स ने तब सॉफ्टवेयर देने का वादा किया जब उनके पास कुछ था ही नहीं, लेकिन विश्वास था कि वो बना लेंगे, और उसी ने माइक्रोसॉफ्ट को जन्म दिया। रॉजर बैनिस्टर ने 4 मिनट से कम में 1 मील दौड़ने का रिकॉर्ड तोड़ा। उससे पहले दुनिया मान चुकी थी कि ये असंभव है।
लेकिन उसने अपने दिमाग में बार बार ये दृश्य रिहर्स किया। उसके बाद 1 साल में 37 और धावकों ने ये कर दिखाया। हमारी जिंदगी घटनाओं से नहीं, हमारे विश्वासों से तय होती है। विश्वास हमें बीमार भी कर सकते हैं और स्वस्थ भी। विश्वास हमें तोड़ सकते हैं और हमें असंभव को संभव करने की ताकत भी दे सकते हैं। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने सीमित करने वाले विश्वासों को बदलना होगा। जो विश्वास मेरे लिए सच बन जाता है वो वही है जो मुझे मेरी शक्ति का सबसे अच्छा उपयोग करने की अनुमति देता है और मेरे गुणों को क्रियान्वित करने का सबसे अच्छा तरीका प्रदान करता है। आंद्रे गिदे। लोग अक्सर अपने बारे में और अपनी क्षमताओं के बारे में सीमित विश्वास विकसित कर लेते हैं। क्योंकि उन्होंने अतीत में सफलता नहीं पाई, वो मान लेते हैं कि भविष्य में भी वो सफल नहीं हो पाएंगे। परिणाम स्वरूप वो दर्द से डरते हुए लगातार वास्तविक रहने पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। ज्यादातर लोग जो बार बार कहते हैं आओ वास्तविक बने, वास्तव में सिर्फ डर के जीवन में जी रहे होते हैं। फिर से निराश होने का भय, इस डर से वो ऐसे विश्वास विकसित कर लेते हैं जो उन्हें हिचकिचाने पर मजबूर करते हैं या पूरी मेहनत देने से रोकते हैं, और परिणाम स्वरूप उन्हें सीमित सफलता मिलती है। महान नेता शायद ही कभी वास्तविक होते हैं। वो बुद्धिमान होते हैं और सही निर्णय लेते हैं, लेकिन दूसरों के मानकों से वो वास्तविक नहीं होते। जो किसी के लिए वास्तविक है वो किसी और के लिए बिल्कुल अलग हो सकता है, क्योंकि हर किसी की तुलना और संदर्भ अलग होता है। गांधी जी मानते थे कि वो भारत को स्वतंत्रता दिला सकते हैं बिना ब्रिटेन के खिलाफ हिंसात्मक विरोध किए, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ था। वो वास्तविक नहीं थे, लेकिन निश्चित रूप से वो सही साबित हुए। इसी तरह वॉल्ट डिज्नी के लिए ये वास्तविक नहीं था कि वो दुनिया को खुशियां दे सकता है, एक थीम पार्क बनाकर जिसमें लोग न सिर्फ सवारी के लिए बल्कि प्रवेश के लिए भी भुगतान करें। उस समय दुनिया में ऐसा कोई पार्क नहीं था। फिर भी डिज्नी में एक अद्भुत आत्मविश्वास था और उनका आशावाद उनके परिस्थितियों को बदल गया। यदि आप जीवन में कोई गलती करने जा रहे हैं तो अपनी क्षमताओं को अधिक आंकने की तरफ गलती करें। जाहिर है जब तक आपकी जान खतरे में ना हो। मानव क्षमता बहुत बड़ी है, उससे अधिक जितना हम कल्पना कर सकते हैं। अध्ययन बताते हैं कि जो लोग अत्यधिक आशावादी और जो उदास हैं, उनके बीच अंतर क्या है। नई स्किल सीखने के बाद नकारात्मक लोग हमेशा सही आंकलन करते हैं कि उन्होंने कितना किया, जबकि आशावादी अपने व्यवहार को अधिक प्रभावी मानते हैं। लेकिन इस अवास्तविक आत्ममूल्यांकन के कारण ही उनका भविष्य सफल होता है। अंततः आशावादी उस स्किल में निपुण हो जाते हैं, जबकि नकारात्मक असफल रहते हैं। क्यों? आशावादी वे लोग हैं जिनके पास सफलता या विफलता के उदाहरण नहीं होते, फिर भी वो अपने भीतर के नकारात्मक संदर्भों को नज़रअंदाज करते हैं, जैसे मैं असफल हुआ या मैं सफल नहीं हो सकता। इसके बजाय वो अपने विश्वास और कल्पना का उपयोग करके खुद को अगली बार अलग और सफल होने का चित्रण करते हैं। यही अद्वितीय क्षमता उन्हें लगातार प्रयास करने और अंततः सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। अधिकतर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उनके पास अतीत में सफलता के पर्याप्त संदर्भ नहीं होते। लेकिन आशावादी मानते हैं अतीत भविष्य के बराबर नहीं है। सभी महान नेता और सफल लोग जानते हैं कि अपनी दृष्टि का लगातार पीछा करना कितना महत्वपूर्ण है, भले ही उसे प्राप्त करने का हर तरीका अभी स्पष्ट ना हो। केवल मानव की कल्पना में हर सत्य को प्रभावी और अविस्मरणीय अस्तित्व मिलता है। आर्ट और लाइफ में सर्वोच्च मास्टर आविष्कार नहीं बल्कि कल्पना है। जोसेफ कॉनराड। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती ये जानना है कि विफलताओं की व्याख्या कैसे करें। हम जीवन की हार को कैसे निपटते हैं और उसके कारण को कैसे देखते हैं, ये हमारे भाग्य को शक्ल देता है। हमें याद रखना चाहिए कि कठिनाइयों और चुनौतियों से निपटना हमारे जीवन को लगभग हर चीज से ज्यादा शक्ल देता है। कभी-कभी हमें इतनी बार दर्द और असफलता का अनुभव होता है कि हम ये विश्वास करने लगते हैं कि हम कुछ भी सही नहीं कर सकते। कुछ लोग महसूस करने लगते हैं कि सब व्यर्थ है, वो बेबस है या वो असफल ही होंगे। ये विश्वास हैं जिन्हें कभी अपनाना नहीं चाहिए यदि हम सफलता पाना चाहते हैं। ये विश्वास हमारी व्यक्तिगत शक्ति छीन लेते हैं और हमारी क्रियाशीलता को नष्ट कर देते हैं। मनोविज्ञान में इसे सीखी हुई बेबसी कहते हैं। जब लोग किसी चीज में बार बार असफल होते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये बहुत कम बार होता है, तो वे अपने प्रयासों को व्यर्थ मानते हैं और सीखी हुई बेबसी की भावना विकसित कर लेते हैं। डॉक्टर मार्टिन सेलिगमन ने सीखी हुई बेबसी पर व्यापक शोध किया है। उन्होंने
पाया कि 3 तरह के विश्वास, स्थायी, व्यापक और व्यक्तिगत, हमें बेबस महसूस कराते हैं और जीवन के लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं। महान अचीवर्स अपने जीवन में समस्याओं को कभी स्थायी नहीं मानते, जबकि जो असफल होते हैं वो छोटी छोटी समस्याओं को भी स्थायी मानते हैं। यदि आप कभी महसूस करें कि कोई समस्या स्थायी है, तो तुरंत अपने आप को याद दिलाएं, ये भी गुजर जाएगा, और ये विश्वास रखें कि लगातार प्रयास करने से समाधान मिलेगा। समस्या के व्यापक होने के बारे में भी यही सिद्धांत है। एक अचीवर किसी समस्या को अपने पूरे जीवन को नियंत्रित करने वाली नहीं मानता। वो कहता है, ये बस एक छोटी चुनौती है। लेकिन जो पेसिमिस्ट हैं, वो मान लेते हैं कि एक गलती के कारण वो पूरी तरह से असफल हैं। अंततः अगर आप विश्वास बदलना चाहते हैं तो पहला कदम है पुराने विश्वास को दर्द से जोड़ना। आपको महसूस करना होगा कि ये विश्वास आपको अतीत में दर्द दे चुका है, वर्तमान में दे रहा है और भविष्य में भी केवल दर्द ही ला सकता है। फिर नए सशक्त विश्वास को अपनाने से जुड़ा आनंद महसूस करें। नए अनुभव भी तभी विश्वास बदलते हैं जब वो आपको अपने पुराने विश्वासों पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करें। हमारे विश्वास विभिन्न शत्रुताओं और भावनात्मक तीव्रता रखते हैं। इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: मतता यानी ओपिनियंस, विश्वास यानी बिलीव्स और दृढ़ विश्वास यानी कन्विक्शंस। मतता अपेक्षाकृत अस्थायी और बदलने योग्य होते हैं। विश्वास अधिक संदर्भों पर आधारित होते हैं और मजबूत निश्चितता देते हैं। विश्वास रखने वाले लोग अपनी सोच में इतने निश्चित होते हैं कि वो अक्सर नई जानकारी या नए विचारों के लिए बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उनके साथ अच्छे तरीके से संवाद कर सकते हैं, तो आप उनके बंद होने के पैटर्न को तोड़ सकते हैं और उन्हें अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, ताकि वो नए विचारों को स्वीकार करना शुरू कर दें। ऐसा करने से उनके पुराने विश्वासों में थोड़ी शंका पैदा होती है और नए विश्वास के लिए जगह बनती है। लेकिन संकल्प सिर्फ विश्वास से अलग होता है। संकल्प तब बनता है जब किसी विचार से जुड़े भावनात्मक अनुभव बहुत मजबूत हो जाते हैं। कोई व्यक्ति जो संकल्प रखता है वो केवल निश्चित ही नहीं होता, बल्कि अगर उसके संकल्प पर सवाल उठाया जाए तो गुस्सा भी हो सकता है। संकल्प रखने वाला व्यक्ति अपने मान्यताओं पर कभी सवाल नहीं उठाता, वो पूरी तरह से नए विचारों के प्रति प्रतिरोधी होता है। कभी कभी ये जुनून में बदल जाता है। जैसे इतिहास में कई कट्टरपंथियों ने ये संकल्प रखा कि उनका भगवान का दृष्टिकोण ही सही है और इस विश्वास को बनाए रखने के लिए वो हत्या तक कर सकते हैं। जैसे गयाना में एक समूह ने जिम जोन्स के निर्देश पर अपने बच्चों और खुद को जहरीला कूलेड पीने पर मजबूर किया। ध्यान रहे, ये सिर्फ कट्टरपंथियों की विशेषता नहीं है। किसी भी व्यक्ति के पास गहरी कमिटमेंट और जुनून हो तो वो संकल्प रख सकता है। कोई जो भूमिगत अतम बम परीक्षण के खिलाफ है, उसके पास सिर्फ विश्वास है, लेकिन जो इसका विरोध करने के लिए प्रदर्शन करता है, उसका संकल्प है। कोई पब्लिक एजुकेशन की स्थिति पर अफसोस करता है, उसका विश्वास है, लेकिन जो स्वयं शिक्षित करने के प्रोग्राम में काम करता है, उसका संकल्प है। कोई आइस हॉकी टीम का सपना देखता है, उसका मनोभाव है, लेकिन जो टीम खरीदने के लिए पूरी मेहनत करता है, उसका संकल्प है। साफ शब्दों में कहें तो भरोसा और संकल्प में फर्क उस क्रिया में है जो आप करने के लिए तैयार हैं। संकल्प रखने वाला व्यक्ति अपने विश्वास के लिए जोखिम लेने या खुद को बेवकूफ़ बनाने तक को तैयार होता है। संकल्प अक्सर बड़े भावनात्मक अनुभवों से जन्मता है। व्यक्ति के मस्तिष्क में ये जुड़ जाता है कि अगर मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगा तो मुझे बहुत दर्द होगा। अगर मैं ये विश्वास बदल दूं तो मैं अपनी पूरी पहचान खो दूंगा। यही कारण है कि संकल्प व्यक्ति के लिए जीवन और अस्तित्व जितना महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन खतरा ये है कि अगर हम कभी ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि हमारा विश्वास गलत हो सकता है, तो हम खुद को जकड़ लेते हैं और ये लंबे समय में हमारी असफलता का कारण बन सकता है। सकारात्मक पक्ष ये है कि संकल्प हमें क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। ये हमें बाधाओं के पार जाने और लक्ष्यों को हासिल करने की शक्ति देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका संकल्प है कि आप कभी मोटे नहीं होंगे, तो आप लगातार स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे। अगर आपका संकल्प है कि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो हर मुश्किल का हल निकाल सकता है, तो ये आपको कठिन समय में मार्गदर्शन करेगा। संकल्प बनाने का तरीका: सबसे पहले मूल विश्वास से शुरू करें। नए और मजबूत प्रमाण जोड़कर अपने विश्वास को मजबूत करें। उदाहरण, अगर आपने मांस खाना बंद करने का फैसला किया है तो शाकाहारी लोगों से बात करें और जानें कि उनके जीवन और स्वास्थ्य पर इसका क्या असर पड़ा। एक ट्रिगरिंग इवेंट खोजें या खुद बनाएं, ये आपको भावनात्मक रूप से जोड़ता है। उदाहरण, नशे के खिलाफ संकल्प बनाना हो तो नशा पीड़ितों के अनुभव देखें।
अंत में कार्यवाही करें। हर कदम आपके संकल्प और भावनात्मक शक्ति को मजबूत करता है। ध्यान रखें कि कभी-कभी लोग दूसरों के विश्वास को देखकर अपने विश्वास बनाते हैं। इसे सोशल प्रूफ कहते हैं। लेकिन हमेशा ये सही नहीं होता। कई बार विशेषज्ञ भी गलत हो सकते हैं। उदाहरण, इतिहास में डॉक्टरों ने कभी कुछ दवाओं को सुरक्षित माना जो बाद में हानिकारक साबित हुईं। इसलिए किसी भी चीज को अंधविश्वास के साथ नहीं अपनाएं। दर्द सबसे शक्तिशाली तरीका है विश्वास बदलने का। उदाहरण, सेली जैसी रैफायल शो में एक महिला ने खुले तौर पर के छोड़ दिया क्योंकि उसने अपने बेटे और देश का संघर्ष देखा। दर्द ने उसे तुरंत बदलाव करने के लिए प्रेरित किया। सफल लोग हमेशा सकारात्मक और सशक्त विश्वास रखते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो उन लोगों के मॉडल का अनुसरण करें जो पहले से सफल हैं। उनसे सीखें कि वे क्या मानते हैं, उनके विश्वास क्या हैं और कैसे उन्होंने सफलता पाई। बुद्ध ने कहा है, हम वही हैं जो हम सोचते हैं। हमारी सारी वास्तविकता हमारे विचारों से बनती है। अंत में उदाहरण के तौर पर अमेरिकी और जापानी कंपनियों की कहानी से ये सीख मिलती है कि मूलभूत विश्वास और लगातार सुधार सफलता की कुंजी हैं। जापानी कंपनियों ने डेमिंग के सिद्धांतों को अपनाया और गुणवत्ता पर ध्यान देकर वैश्विक बाजार में सफलता हासिल की। एक जहरीला विश्वास जो शायद हमारे देश की आर्थिक ताकत को नुकसान पहुंचा रहा है, वो है जिसे डेमिंग विजिबल आंकड़ों से प्रबंधन कहते हैं। यानी ये सामान्य कॉर्पोरेट सोच कि मुनाफा केवल खर्च कम करके और राजस्व बढ़ाकर ही बनाया जाता है। उदाहरण के लिए, जब लिन टाउनसेंड ने क्राइसलर की कमजोर बिक्री के समय कंपनी संभाली, उन्होंने तुरंत राजस्व बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन सबसे जरूरी कदम था खर्च कम करना। उन्होंने कैसे किया? उन्होंने इंजीनियरिंग स्टाफ के 2/3 कर्मचारियों को निकाल दिया। शुरू में तो ये सही निर्णय लगता था, मुनाफा बढ़ गया और उन्हें हीरो कहा गया। लेकिन कुछ ही सालों में क्राइसलर फिर से वित्तीय संकट में आ गया। क्या हुआ? कोई एक कारण नहीं था, लेकिन लंबे समय में टाउनसेंड के फैसलों ने शायद कंपनी की सफलता की नींव यानी गुणवत्ता की आधारशिला को नष्ट कर दिया। अक्सर वही लोग जो हमारी कंपनियों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें अल्पकालिक परिणाम देने के कारण इनाम मिल जाता है। कभी-कभी हम समस्या के लक्षणों पर ध्यान देते हैं, जबकि असली कारण को पोषित करते रहते हैं। हमें परिणामों की व्याख्या करते समय सावधान रहना चाहिए। इसके विपरीत फोर्ड मोटर कंपनी के सुधार में सबसे महत्वपूर्ण तत्व उनके डिजाइन स्टाफ थे, जिन्होंने नई कार टॉरस बनाई। उस कार की गुणवत्ता ने फोर्ड के लिए नया मानक स्थापित किया और उपभोक्ताओं ने इसे बड़े पैमाने पर खरीदा। सीख, हमारे जीवन और व्यापार में जो विश्वास हम रखते हैं, वही हमारे फैसलों और भविष्य को नियंत्रित करता है। एक बहुत महत्वपूर्ण वैश्विक विश्वास जो हम अपना सकते हैं, वो ये कि सफलता और खुशी पाने के लिए हमें अपनी जिंदगी की गुणवत्ता में निरंतर सुधार करना होगा, लगातार बढ़ते रहना होगा। जापान में ये सिद्धांत बहुत अच्छे से समझा जाता है। जापानी व्यवसायों में डेमिंग के प्रभाव के कारण एक शब्द बहुत इस्तेमाल होता है, काइजन। इसका मतलब है लगातार सुधार। वे इसे व्यापार, उत्पादन, व्यक्तिगत संबंधों आदि में लगातार सुधार के संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं। काइजन का मूल सिद्धांत है छोटे दैनिक सुधार जो धीरे धीरे बड़े बदलाव पैदा करते हैं। जापानियों की एक कहावत है, अगर कोई आदमी 3 दिन तक नहीं दिखा तो उसके दोस्त उसे अच्छे से देखें और देखें कि उस पर क्या बदलाव हुए हैं। जैसे जैसे मैंने काइजन का जापानी व्यवसाय संस्कृति में प्रभाव देखा, मुझे एहसास हुआ कि ये मेरे जीवन में भी एक ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल की तरह काम करता है। मेरा खुद का ये कमिटमेंट, हमेशा खुद को बेहतर बनाना, अपने जीवन की गुणवत्ता को लगातार बढ़ाना, मुझे खुश और सफल रखता है। इस समझ से मैंने एक सरल निमोनिक बनाया, कैनी। कैनी अर्थात कॉन्स्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। इस समझ से मैंने एक सरल निमोनिक बनाया, कैनी अर्थात कॉन्स्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। मेरा मानना है कि जीवन में सफलता का स्तर हमारे कैनी के प्रति कमिटमेंट के सीधे अनुपात में होता है। कैनी केवल व्यवसाय के लिए नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र के लिए है। व्यापार, रिश्ते, स्वास्थ्य, आत्मा, वित्तीय स्थिति, हर क्षेत्र में निरंतर सुधार करना जीवन को एक अद्भुत साहसिक यात्रा बना देता है। कैनी एक सच्ची डिसिप्लिन है। इसे कभी कभार नहीं, बल्कि लगातार अभ्यास करना चाहिए। कैनी का सार है धीरे धीरे छोटे छोटे निरंतर सुधार जो लंबी अवधि में अद्भुत परिणाम पैदा करते हैं। जैसे ग्रैंड कैनियन जो लाखों सालों में छोटे छोटे बदलावों से बना। अधिकांश लोग कभी सुरक्षित महसूस नहीं करते क्योंकि वे हमेशा चिंतित रहते हैं, नौकरी खोने, पैसे खोने, स्वास्थ्य या रिश्ते खोने की।
असली सुरक्षा आती है ये जानकर कि आप हर दिन खुद को बेहतर बना रहे हैं, अपने आप की क्षमता बढ़ा रहे हैं और अपने परिवार, दोस्तों और कंपनी के लिए मूल्यवान हैं। कैनी का मतलब ये नहीं कि आपको कभी चुनौती नहीं आएगी, बल्कि सुधार तभी संभव है जब आप महसूस करें कि चीज़ें अभी पूरी तरह सही नहीं है। कैनी का उद्देश्य है समस्याओं का पता पहले लगाना और उन्हें संकट बनने से पहले संभालना। मेरे कैनी कमिटमेंट का हिस्सा ये है कि हर दिन मैं खुद से पूछता हूँ, आज मैंने क्या सीखा, मैंने क्या योगदान दिया या सुधार किया, मुझे क्या आनंद मिला। यदि आप हर दिन अपनी जिंदगी का आनंद बढ़ाने में सुधार करते हैं तो आप उसे उस स्तर पर अनुभव करेंगे जो मोस्ट लोग कभी सोच नहीं सकते। छोटे सुधार विश्वसनीय हैं, इसलिए संभव है। पैट रिले NBA में सबसे ज्यादा जीतने वाले कोच, वो भी कैनी के प्रति प्रतिबद्ध थे। उन्होंने अपने खिलाड़ियों को ये विश्वास दिलाया कि अगर वे केवल 1% सुधार करें तो टीम का प्रदर्शन 60% तक बेहतर हो जाएगा। इसका वास्तविक मूल्य ये था कि सभी को विश्वास था कि ये संभव है। कैनी काम करता है अगर आप प्रतिबद्ध हैं। सफलता की कुंजी है निश्चितता का अनुभव, वो विश्वास कि आप हमेशा सीख सकते हैं, बढ़ सकते हैं और अपने जीवन और दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आपका विश्वास समय के साथ बदल सकता है और ये ठीक है। महत्वपूर्ण ये है कि आज आपके विश्वास आपको सशक्त बनाते हैं या कमज़ोर। आज से ही ये आदत डालें कि आप अपने विश्वासों के परिणामों पर ध्यान दें। क्या वे आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं या रोक रहे हैं? जैसा मनुष्य अपने हृदय में सोचता है वैसा वो है। सबसे पहले अपने वर्तमान विश्वासों की सूची बनाएं, वे जो आपको सशक्त बनाते हैं और जो आपको कमज़ोर करते हैं। फिर 3 सबसे सशक्त विश्वासों को चुनें और देखें कि वे आपको कैसे सशक्त बनाते हैं। फिर अपनी सीमित विश्वासों की सूची बनाएं। 2 सबसे कमज़ोर विश्वासों को चिन्हित करें और ठान लें कि अब आप उन्हें अपने जीवन में जगह नहीं देंगे। उनके स्थान पर नए विश्वास लिखें जो उन्हें बदल दें। यदि आप जीवन में सही परिणाम नहीं पा रहे हैं तो खुद से पूछें कि सफलता पाने के लिए मुझे क्या विश्वास करना होगा। कौन पहले से सफल है और वे क्या अलग विश्वास रखते हैं। इस प्रक्रिया का चमत्कार ये है कि ये ऐसे विश्वासों को सामने लाता है जिनके बारे में आप शायद जानते भी नहीं थे। अंत में अपने विश्वास चुनें जो आपको सशक्त बनाएं और आपको आपके सर्वोत्तम भविष्य की दिशा में ले जाएं। आपके परिवार, व्यवसाय, समुदाय और देश इसके हकदार हैं। लीडर वो लोग होते हैं जो अपने मजबूत और सशक्त विश्वासों के साथ जीते हैं और दूसरों को ये सिखाते हैं कि वे अपनी पूरी क्षमता तक कैसे पहुंच सकते हैं। एक बड़ा नेता जो मुझे बहुत प्रभावित करता है वो एक शिक्षिका हैं जिनका नाम मार्वा कॉलिन्स है। आपने उन्हें 60 मिनट्स प्रोग्राम में देखा होगा या उनके ऊपर बनी फिल्म के बारे में सुना होगा। 30 साल पहले मार्वा ने अपने व्यक्तिगत प्रभाव का इस्तेमाल किया और ये तय किया कि वे बच्चों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाकर भविष्य को छुएंगी। उनका सबसे बड़ा चैलेंज जब उन्हें पहला शिक्षण कार्य मिला तब उनके दूसरे ग्रेड के छात्र पहले ही तय कर चुके थे कि वे कुछ भी सीखना नहीं चाहते। लेकिन मार्वा का मिशन था इन बच्चों के जीवन को छूना। उनके मन में ये सिर्फ विश्वास नहीं था कि वे बच्चों पर प्रभाव डाल सकती हैं, बल्कि उनके भीतर एक गहरा जुनूनी विश्वास था कि वे इन बच्चों को सकारात्मक दिशा में बदल सकती हैं। मार्वा ने बच्चों को जो लेबल दिए गए थे, जैसे डिसलेक्सिया या किसी भी तरह के सीखने या व्यवहारिक विकार, उसे चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने तय किया कि समस्या बच्चों में नहीं है, बल्कि जिस तरह उन्हें पढ़ाया जा रहा था उसमें है। कोई उन्हें सही चुनौती नहीं दे रहा था। नतीजा ये हुआ कि बच्चों को खुद पर विश्वास नहीं था। उन्हें कभी ये अनुभव नहीं मिला कि वे अपनी पूरी क्षमता को खोज सकते हैं। मानव चुनौती का जवाब देते हैं और मार्वा मानती थीं कि इन बच्चों को सबसे ज्यादा यही चाहिए। तो उन्होंने पुरानी किताबों को फेंक दिया जो कहती थीं सी स्पॉट रन, और इसके बजाय शेक्सपियर, सोफोक्लीज और टॉल्स्टॉय पढ़ाने लगी। बाकी शिक्षक कहते थे ये संभव नहीं है, ये बच्चे इसे समझ ही नहीं सकते। और जैसा कि आप सोच सकते हैं, कई लोगों ने मार्वा पर व्यक्तिगत तौर पर हमला किया और कहा कि वे बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही हैं। लेकिन मार्वा के छात्र सिर्फ सामग्री को समझते नहीं थे, बल्कि उसमें फल फूल रहे थे। क्यों? क्योंकि मार्वा को हर बच्चे की अनूठी आत्मा और सीखने की क्षमता पर गहरा विश्वास था। उन्होंने इतना प्यार और विश्वास के साथ बच्चों से संवाद किया कि उन्होंने सचमुच उन्हें खुद पर विश्वास करना सिखा दिया। कुछ बच्चों के लिए ये उनके जीवन में पहली बार था, और दशकों तक जो परिणाम मार्वा ने कंसिस्टेंटली दिए वे अद्भुत थे। मैंने पहली बार मार्वा से वेस्ट साइड प्रेपरेटरी स्कूल में मुलाकात की, जो प्राइवेट स्कूल उन्होंने शिकागो के सरकारी स्कूल सिस्टम से बाहर बनाया था। हमारी मुलाकात के बाद मैंने उनके कुछ छात्रों का इंटरव्यू किया। पहला बच्चा जो मिला वो 4 साल का था और उसकी मुस्कान देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। मैंने उसका हाथ मिलाया। हाय, मैं टोनी रॉबिन्स हूँ। हेलो मिस्टर रॉबिन्स, मेरा नाम टैलमिड्स ई ग्रिफिन है। मैं 4 साल का हूँ। आप क्या जानना चाहेंगे? ठीक है टैलमिड्स, बताओ तुम इन दिनों क्या पढ़ रहे हो? मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहा हूँ मिस्टर रॉबिन्स।
अच्छा, हाल ही में कौन सी किताब पढ़ी? मैंने अभी जॉन स्टाइनबेक की ऑफ माइस एंड मेन पढ़ी है। मैं काफी प्रभावित हुआ। मैंने उससे पूछा कि किताब किस बारे में है। वो बोला मुख्य पात्र है। तब मुझे यकीन हो गया कि ये बच्चा सचमुच पढ़ाई में गहरा है। फिर मैंने पूछा, तुमने इस किताब से क्या सीखा टैलमेट्स? मिस्टर रॉबिन्स, मैंने सिर्फ नहीं सीखा, इस किताब ने मेरी आत्मा तक को छू दिया। मैं हंसा और पूछा, छू लेना का मतलब क्या है? वो बोला, किसी चीज में फैल जाना, और फिर पूरी परिभाषा दी। मैंने पूछा, तुम्हें इस किताब में सबसे ज्यादा क्या छू गया टैलमेट्स? मिस्टर रॉबिन्स, मैंने देखा कि कहानी में बच्चे कभी किसी को उनकी स्किन के कलर से जज नहीं करते, सिर्फ बड़े लोग ऐसा करते हैं। मैंने इससे ये सीखा कि भले ही मैं बड़ा हो जाऊं, मैं कभी बच्चों के अनुभव और सीख को नहीं भूलूंगा। मुझे आंसू आने लगे क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मार्वा कॉलिन्स इस बच्चे और अन्य कई बच्चों को ऐसे शक्तिशाली विश्वास दे रही हैं जो उनके निर्णयों को आज ही नहीं बल्कि उनके पूरे जीवन में आकार देंगे। मार्वा अपने छात्रों की जीवन की गुणवत्ता बढ़ाती हैं 3 मूल सिद्धांतों से। उन्हें उच्च स्थान पर खुद को खड़ा करना सिखाती हैं, उन्हें नए और सशक्त विश्वासों को अपनाने में मदद करती हैं जो उनकी पुरानी सीमाओं को तोड़ने में सक्षम हैं। सभी चीज़ों का समर्थन आवश्यक कौशल और रणनीतियों से करती हैं जो जीवन भर सफलता दिलाएं। परिणाम क्या? उनके छात्र सिर्फ आत्मविश्वास ही नहीं बल्कि सक्षम भी होते हैं। शैक्षणिक उत्कृष्टता में तत्काल परिणाम स्पष्ट होते हैं और उनके रोजमर्रा के जीवन पर इसका गहरा असर पड़ता है। अंत में मैंने टैलमेट से पूछा कि मार्वा कॉलिन्स ने तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण क्या सिखाया? उन्होंने कहा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मिसेस कॉलिन्स ने मुझे सिखाई है वो ये है कि समाज भविष्य का अनुमान लगा सकता है, लेकिन मेरी नियति मैं खुद तय करूंगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे छात्र महीने भर जैसे भी काम करते रहे हों, महीने के अंत में वे मुझे एक मानसिक जीवन की समीक्षा देते हैं जिसमें उन्होंने दिए गए कार्य पर कैसे काम किया। शायद हम सबको बच्चों के दृष्टिकोण से सीखने की ज़रूरत है। टैलमेट्स ने जिस तरह विश्वास व्यक्त किया उससे ये निश्चित है कि वे और उनकी कक्षा के अन्य बच्चे अपने जीवन को उस दिशा में आकार देंगे जो वो चाहते हैं, न कि उस डर में जो महसूस है। तो हमने अब तक जो सीखा, हमारे अंदर एक शक्ति है जिसे जगाने की ज़रूरत है। ये शक्ति शुरू होती है अपने निर्णयों से जो हमारे भाग्य को साकार देते हैं, लेकिन एक मुख्य विश्वास है जिसे हमें समझना और हल करना चाहिए, और ये विश्वास इस सवाल में छिपा है। देखो, मैं तुम्हें एक रहस्य दिखाता हूँ। हम सब सोए नहीं जाएंगे, लेकिन हम सब बदल जाएंगे, एक पल में पलक झपकने में। जितना मुझे याद है, मैंने हमेशा ये सपना देखा कि मुझे लोगों की जिंदगी में लगभग किसी भी चीज़ को बदलने की क्षमता मिले। बचपन से ही मुझे ये समझ आ गया था कि दूसरों की मदद करने के लिए मुझे पहले खुद बदलना होगा। जूनियर हाई स्कूल में ही मैंने किताबों और टेप्स के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दिया। मैं जानना चाहता था कि कैसे इंसान के व्यवहार और भावनाओं को बदला जा सकता है। बेशक मैं अपने जीवन के कुछ हिस्सों को सुधारना चाहता था, खुद को प्रेरित करना, कार्रवाई करना सीखना, जीवन का आनंद लेना और लोगों के साथ गहरा संबंध बनाना। किसी कारण से मुझे खुशी इस बात में मिलती थी कि मैं कुछ ऐसा सीखूं और साझा करूं जो दूसरों के जीवन की गुणवत्ता बदल सके और उन्हें मुझे सराहने या पसंद करने का कारण दे। हाई स्कूल तक मैं सॉल्यूशंस मैन के नाम से जाना जाने लगा। अगर किसी के पास कोई समस्या होती तो लोग मुझे देखते थे। मुझे इस पहचान पर गर्व था। जितना ज़्यादा मैं सीखता उतना ही अधिक सीखने का जुनून बढ़ता। मानव भावनाओं और व्यवहार को समझना मेरे लिए एक जुनून बन गया। मैंने स्पीड रीडिंग क्लास ली और किताबों का भारी अध्ययन किया। कुछ वर्षों में मैंने लगभग 700 किताबें पढ़ी, खासकर मानव विकास, मनोविज्ञान, प्रभाव और शारीरिक विकास पर। मैं हर उस चीज़ को जानना चाहता था जिससे हम अपनी ज़िंदगी की गुणवत्ता बढ़ा सके और इसे तुरंत खुद पर लागू करना चाहता था। मैं केवल किताबों तक सीमित नहीं रहा, मोटिवेशनल टेप्स का दीवाना बन गया और हाई स्कूल में ही अपनी कमाई बचाकर व्यक्तिगत विकास सेमिनारों में जाने लगा। लेकिन जल्द ही मुझे ये एहसास हुआ कि सभी सेमिनार और टेप्स एक ही संदेश बार बार दोहराते हैं। मैं थोड़ा ऊब गया। लेकिन 21 साल की उम्र के तुरंत बाद मुझे कुछ तकनीकों का पता चला जो लोगों की जिंदगी में तेजी से बदलाव ला सकती थी, जैसे गेस्टाल्ट थेरेपी, एरिक्सोनियन हिप्नोसिस और न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी NLP। जब मैंने देखा कि ये तकनीकें मिनटों में बदलाव कर सकती हैं, जबकि पहले इसे महीनों या वर्षों में हासिल किया जाता था, तो मैं इनके लिए पूरी तरह समर्पित हो गया। मैंने तुरंत जो कुछ सीखा उसे लागू करना शुरू कर दिया। मुझे NLP में पहला प्रशिक्षण कभी नहीं भूल सकता। हमने ये सीखा कि कैसे किसी का जीवन भर का फोबिया 1 घंटे में मिटाया जा सकता है, जबकि पारंपरिक थेरेपी में इसमें 5 साल या अधिक लग सकते थे। 5वें दिन मैंने अपने क्लास के मनोवैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों से कहा,
चलो कुछ फोबिक ढूंढते हैं और उन्हें ठीक करते हैं। वे मुझे पागल नज़रों से देखने लगे। उन्होंने कहा कि हमें 6 महीने का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम पूरा करना होगा, टेस्ट से गुजरना होगा और तभी हम तैयार होंगे। लेकिन मैं इंतज़ार नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने रेडियो और टीवी प्रोग्रामों में लोगों से बात करनी शुरू की और बताया कि अगर हम अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, चाहे वो कोई आदत हो या वर्षों से नियंत्रित फोबिया, इसे मिनटों में बदला जा सकता है। लोग सोचते हैं बदलाव में समय लगता है क्योंकि उन्होंने अपनी कोशिशों में अक्सर असफलता देखी है। लेकिन असल में ये इसलिए कठिन है क्योंकि हम जानते ही नहीं कि कैसे बदलना है। केवल इच्छा शक्ति पर्याप्त नहीं है, हमें एक प्रभावी रणनीति चाहिए। दूसरी वजह यह है कि हमारी संस्कृति में कुछ विश्वास ऐसे हैं जो हमें अपनी अंतर्निहित क्षमताओं का उपयोग करने से रोकते हैं। हम तुरंत बदलाव को नकारात्मक मानते हैं। उदाहरण के लिए किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद लोग शोक मनाने की अवधि तय कर लेते हैं। अगर आप तुरंत ठीक हो जाएं, तो समाज और हम खुद मानेंगे कि हमें परवाह नहीं थी। मैंने लोगों को 30 मिनट या उससे कम समय में जीवन बदलने वाले बदलाव करने के लिए प्रेरित किया। परिणाम इतने प्रभावशाली थे कि कुछ मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक मेरी तकनीक सीखने में रुचि लेने लगे। एक घटना ने मुझे महत्वपूर्ण सबक सिखाया। एक आदमी मेरी मदद से 2 साल तक धूम्रपान छोड़ चुका था, लेकिन उसने एक दिन फिर शुरू कर दिया और मेरी गलती मान ली। मुझे एहसास हुआ कि मैंने दूसरों की जिम्मेदारी खुद पर ले ली थी। इसलिए मैंने प्रोग्रामिंग शब्द का उपयोग करना बंद कर दिया और इसे कंडीशनिंग का रूप दिया। जैसे पियानो के तार को सही तनाव बनाए रखने के लिए बार बार समायोजित करना पड़ता है, वैसे ही लंबे समय के बदलाव के लिए हमें अपने तंत्रिका तंत्र को प्रशिक्षित करना पड़ता है। दर्द और खुशी हमारे व्यवहार को आकार देते हैं और इन्हें बदलकर हम अपने व्यवहार बदल सकते हैं। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि कैसे अपने न्यूरो एसोसिएशंस को नियंत्रित करके अपनी जिंदगी में लगातार और स्थायी बदलाव ला सकते हैं। एनएसी एक कदम दर कदम प्रक्रिया है जो आपके तंत्रिका तंत्र को प्रशिक्षित करती है ताकि आप उन चीज़ों की ओर बढ़ें जो आपको खुशी देती हैं और उन चीज़ों से बचें जो आपके लिए हानिकारक हैं। जब हम अपने न्यूरो एसोसिएशंस पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हम अपने जीवन पर नियंत्रण पा लेते हैं। जिंदगी में हर कोई कौन सी 2 चीज़ें बदलना चाहता है? सोचिए, हम में से ज़्यादातर लोग या तो ये चाहते हैं कि हमारी चीज़ों के बारे में महसूस करने की भावना बदल जाए या हमारे व्यवहार बदल जाए। अगर किसी व्यक्ति ने किसी दुखद घटना का सामना किया है, जैसे बचपन में अभिशाप या शारीरिक या मानसिक चोट, बलात्कार, किसी प्रियजन का खो जाना या आत्मसम्मान की कमी, तो वो व्यक्ति तब तक दर्द में रहेगा जब तक कि उसने अपने आप को इन घटनाओं या परिस्थितियों को जोड़कर महसूस किए गए भाव नहीं बदल दिए। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा खाता है, शराब पीता है, धूम्रपान करता है या ड्रग्स लेता है, तो उसके कुछ व्यवहार हैं जिन्हें बदलना आवश्यक है। और ऐसा केवल पुराने व्यवहार से दर्द जोड़कर और नए व्यवहार से सुख जोड़कर ही संभव है। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन मेरी खोज ये है कि सच्चे बदलाव जो स्थायी हों, उन्हें बनाने के लिए हमें एक विशेष प्रणाली अपनानी पड़ती है। ये प्रणाली किसी भी तकनीक या कौशल को इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई है और सीखने के लिए बहुत सारी तकनीकें हैं। मैं हर दिन नई तकनीकें और नई विज्ञान आधारित विधियां सीखता हूं। मैं अभी भी अपने करियर के शुरुआत में सीखी NLP और एरिक्सोनियन टेक्निक्स का उपयोग करता हूं। कुछ तो सबसे बेहतरीन है, लेकिन मैं हमेशा उन्हें NAC के 6 मूलभूत चरणों के ढांचे में उपयोग करने पर वापस आ जाता हूं। मैंने NAC इसलिए बनाया ताकि कोई भी तकनीक इस्तेमाल करके स्थायी बदलाव किए जा सकें। NAC वास्तव में एक विशिष्ट क्रम और तरीका प्रदान करता है जिससे किसी भी स्किल का इस्तेमाल करके लंबे समय तक बदलाव लाया जा सके। आपको याद होगा, पहले अध्याय में मैंने कहा था कि लंबे समय के बदलाव का एक महत्वपूर्ण घटक है विचारों में बदलाव। अगर हम जल्दी बदलाव करना चाहते हैं तो पहली मान्यता यही होनी चाहिए कि हम अब बदल सकते हैं। हमारे समाज में अक्सर लोगों ने अनजाने में बदलने की क्षमता से बहुत दर्द जोड़ा है। एक तरफ हम जल्दी बदलाव चाहते हैं, दूसरी तरफ हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि अगर आप जल्दी बदलते हैं तो शायद आपका कोई असली समस्या नहीं थी, शायद हम बस आलसी थे या दिखावा कर रहे थे। हमें ये विश्वास अपनाना चाहिए कि हम एक पल में बदल सकते हैं। आखिरकार अगर आप एक पल में समस्या पैदा कर सकते हैं तो समाधान भी उसी पल में ला सकते हैं। आप और मैं जानते हैं कि जब लोग वास्तव में बदलते हैं तो ये एक पल में होता है, तो क्यों ना वो पल अभी बना लिया जाए। अक्सर बदलाव की तैयारी ही लोगों का समय लेती है। हमने ये मजाक सुना होगा, प्रश्न
एक बल्ब बदलने के लिए कितने मनोचिकित्सक चाहिए? उत्तर, बस एक, लेकिन ये बहुत महंगा है, समय लगता है और बल्ब को भी बदलने की इच्छा होनी चाहिए। ये सब बकवास है। हमें खुद को बदलने के लिए तैयार होना होगा। हमें अपने ही जीवन के सलाहकार बनना होगा।